नमस्कार मित्रों, मैं एसोसिएट प्रोफेसर स्वस्थ एवं योग विभाग राजकोट ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में हमने स्वस्थ विभाग की एक लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज की है, जिसमें सबसे पहले हमने लेक्चर्स के 5 अलग अलग टॉपिक जो हमें आयुष द्वारा दिया गया है उसके ऊपर हमने लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं। उसमें सबसे पहले जो टॉपिक जिसके ऊपर मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया है वो है अंडर न्यूट्रिशन एंड इस लेक्चर सीरीज में आज हम अंडर न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। इसका मैं स्लाइड शेयर करूंगा आपको और उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अंडर न्यूट्रिशन से हम क्या समझते हैं, जिसको हम कुपोषण भी बोलते हैं, जो ज्यादातर छोटे बच्चों में हमें देखने को मिलता है। तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो खुराक है, हमारा जो फूड है वो बैलेंस्ड इन द सेंस संतुलित आहार होना चाहिए। डाइट में हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व की आवश्यकता है वो हमें खुराक के द्वारा शरीर में मिलने चाहिए। लेकिन जब वो न्यूट्रिएंट्स, जब वो पोषक तत्व हमें सही मात्रा में नहीं मिलते, तब हमारा अधिकतर बच्चों का शारीरिक विकास एवं उसका मेंटल ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होता। तो उसको हम अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो कि इनसफिशिएंट फूड मतलब अपर्याप्त मात्रा में जब बच्चा खुराक लेता है तब उसमें वो देखने को मिलता है, जिसके कारण उसका इम्यूनिटी भी लो हो जाती है। तो वो बार बार इन्फेक्शन से ग्रसित होता है और बार बार वो बीमार होता है। 3 टर्मिनोलॉजी है, स्टंटेड, वास्टेड एंड अंडरवेट। उसमें सबसे पहले स्टंटेड मतलब एक बच्चा जो उसकी हम उम्र के जो दूसरे बच्चे हैं उसके मुकाबले हाइट में शॉर्ट रह जाना, जो कि क्रोनिक मतलब लंबे समय से अगर वो बच्चा माल न्यूट्रिशन से परेशान है, उसको अच्छे से पोषण नहीं मिलता, तो वो उसका हाइट और उसका ग्रोथ जो है वो कम हो जाता है। हमें यहाँ ये जानने की भी जरूरत है कि माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों सिमिलर वर्ड है कि नहीं। तो अधिकतर हम उसको पर्याय सिमिलर वर्ड में देखते हैं, बट कई बार माल न्यूट्रिशन के अंदर अंडर न्यूट्रिशन तो आता ही है, उसके साथ लोग उसको ओवर न्यूट्रिशन को भी माल न्यूट्रिशन में कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली कुपोषण मतलब अल्प पोषण और अति पोषण, वो भी हम सब जानते हैं अति सर्वत्र वर्ज्य। तो ओवर न्यूट्रिशन जो है वो भी, उसको भी हम माल न्यूट्रिशन कह सकते हैं। सेकंड है वास्टेड। एक बच्चा शॉर्ट टाइम से अगर कुपोषण से ग्रसित है तो उसका बॉडी एकदम लीन एंड थिन, वो एकदम दुबला पतला हो जाता है, जिसको वास्टेड हम बोलते हैं। और दोनों को अगर हम मिला लेंगे तो एक्यूट और क्रोनिक माल न्यूट्रिशन के कारण बच्चा जो है वो अंडरवेट रह जाता है। मतलब बच्चा अगर 10 साल की उम्र का है तो उसकी हम उम्र के जो बच्चे हैं उसका वेट मानो 25 या 30 या 35 केजी उसका वेट है, तो उसके मुकाबले बच्चे का वेट जो है वो
20 या 22 kg रहा तो उसको हम अंडरवेट बेबी बोल सकते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे सर्टेन विटामिन्स और मिनरल्स की बॉडी के अंदर कमी होना, डेफिशिएंसी होना, जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन हम कहते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो एकदम लीन एंड थिन है, एकदम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा जैसे उसकी बॉडी में हड्डी और मांस के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ हड्डी और चमड़ी है, मांस और मेद कहीं पर नहीं है। तो ये बच्चा जो है वो अंडर न्यूट्रिशन, कुपोषण से ग्रसित है। अब हम देखेंगे जो हेल्दी डाइट है, जिसको हम बैलेंस डाइट, संतुलित आहार बोलते हैं, तो उससे हमें बॉडी में क्या मिलता है। तो सबसे पहले ऐसा खुराक लेने से हमारे जो डे टू डे एक्टिविटी है उसके लिए हमें पर्याप्त ऊर्जा, सफिशिएंट एनर्जी मिलती है। फिर अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्व की, तो ऐसे संतुलित आहार से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिसको अगर हम डिटेल में लिखे तो अमीनो एसिड्स, जिसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों आ जाएंगे। इसके अलावा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मिलता है। फिर शरीर के लिए जो जरूरी विटामिन्स है, जैसे विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी वगैरह। उसके अलावा मिनरल्स बॉडी के लिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये सब आवश्यक जो पोषक तत्व है वो हमें हेल्दी डाइट से मिलता है। अब हम देखेंगे माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कुछ टाइप्स जो हमने दिखाए हैं, प्राथमिक, प्राइमरी माल न्यूट्रिशन और सेकेंडरी माल न्यूट्रिशन। प्राइमरी माल न्यूट्रिशन के अंदर क्या आएगा, बॉडी के अंदर, जिसकी पहले हमने बात की, एक या सभी, मानो कि बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी है, या फिर प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सभी न्यूट्रिएंट्स की अगर बॉडी के अंदर कमी है तो उसको हम प्राइमरी माल न्यूट्रिशन कहेंगे। जिसमें क्या होता है कि बच्चा रहा या फिर एडल्ट रहा तो वो उसका जो डाइट है उसके द्वारा ये सब न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिलते। सेकंड थिंग है सेकेंडरी माल न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है कि खुराक से तो ये सब न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व हमें बॉडी में मिल जाते हैं, बट कहीं ना कहीं बॉडी उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता। उसका बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, वो अगर नहीं हुआ, बॉडी से वो इनवेन ऐसे ही व्यर्थ बॉडी से निकल गया, तब भी शरीर जो है वो कुपोषण से ग्रसित हो जाएगा। बॉडी के अंदर उसका स्टोरेज होना चाहिए, वो अच्छे से नहीं होता। शरीर के अंदर वो अच्छे से यूटिलाइज होना चाहिए, वो अगर अच्छे से नहीं होता तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर माल न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी माल न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्यादातर कुपोषण से छोटे बच्चे ही प्रभावित होते हैं, और बच्चों में न्यूट्रिशन के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अगर सबसे जरूरी कोई पोषक तत्व है तो वो है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के द्वारा ही उसका फिजिकल ग्रोथ होगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा। तो अगर ऐसे बच्चों को सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता तो उसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको शॉर्ट में PEM भी बोलते हैं। अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो भी अनडेवलप्ड कंट्रीज है, जो पुअर कंट्रीज है, वहां पर ये देखने को ज्यादातर मिलता है। और इसके ही कारण छोटे बच्चे, नवजात शिशु, 2 साल की उम्र तक के बच्चे, 5 या 7 साल या फिर 12-15 साल तक के जो भी बच्चे हैं, उसका डेथ होने का मेजर जो कोज है वो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और उसके अंदर बहुत सारे क्लिनिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। बट अगर हम डिसीज की बात करें तो मेजर 2 जो डिसीज है जिसको हम रूल आउट करेंगे,
अलग से आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें आएगा फर्स्ट जो आएगा कोशियर कोर, और सेकंड जो है वो है मरासमस। इन दोनों नामों से आप कहीं ना कहीं परिचित होंगे, क्योंकि हम स्कूल में भी जब पढ़ते थे तब कोशियर कोर और मरासमस हमें बहुत बार सुनाई दिया है। उसके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी हमारे पास रहेगी। हालांकि इंडिया के अंदर अभी हम काफी डेवलप्ड कंडीशन में आ चुके हैं, तो पिछले 25 या 30 सालों से स्पेसिफिकली अगर हम कोशियर और मरासमस की बात करें तो ऐसे छोटे बच्चे हमें देखने को नहीं मिलते। बट हाँ, कहीं ना कहीं मालन्यूट्रिशन के द्वारा ग्रसित जो बच्चे हैं वो तो हमें इंडिया में भी देखने को मिलते ही है। अब हम बात करेंगे कोशियर कोर और मरासमस की थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये दो मेन डिसीज है जिसके कारण सॉरी बच्चों का ग्रोथ डेवलपमेंट रुक जाता है, और ये हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों का इसके कारण डेथ भी होता है। जो कि अभी जो पुअर कंट्रीज है, अफ्रीका के कहीं अनडेवलप्ड, बिल्कुल अविकसित और एकदम फाइनेंशियली भी काफी बैकवर्ड जो कंट्रीज है, वहां पर ऐसे बच्चे हमें देखने को मिलते हैं। पहले बात करेंगे मरासमस की। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि बच्चे के बॉडी के अंदर सिर्फ बोन्स और स्किन दिखाई दे रही है, उसमें कहीं पर भी मसल टोन नहीं है, ना ही उसमें कहीं पर भी फैट है। तो यूजुअली उसका जो वेट है वो अप टू 60% तक डाउन हो जाता है। उसका जो हम उम्र का बच्चा है, अगर बॉय है तो सेम एज का अगर दूसरा बॉय है, उसके आधार पर उसका अगर हम वेट देखें तो मोर देन 50% उसका वेट जो है वो कम रहता है, जिसके कारण उसका ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब उसका वृद्धि विकास आगे नहीं अच्छे से होता। उसका मसल जो है, उसका मसल मास भी कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलता, और उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड्स है जो कि उसका बॉडी फिजिक के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जो आवश्यक है, वो भी उसकी भी कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रहती है। तो ये सब चीजें मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी से भी होती है, और उसके कारण उसको एनीमिया, जिसको आयुर्वेद में पांडु रोग भी बोलते हैं, तो ये सब सिम्टम्स भी बच्चे के अंदर दिखाई देगा। मैंने पिक्चर भी नीचे डाला है, तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, बच्चा पूरा पेल है और पूरा वो अंडरवेट, उसके अंदर कोई मसल मास देखने को नहीं मिल रहा, कोई फैट का कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये जो बच्चा है वो मरासमस से ग्रसित है, और इसके कारण उसका इम्यूनिटी भी लो हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो टी सेल मेडिएटेड जो इम्यूनिटी है वो उसका लो हो जाता है, जिसके कारण बच्चा जो है वो बार बार बीमार होता है। सेकंड हम बात करेंगे कोशियर कोर की। तो कोशियर कोर जो डिसीज है, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है उसका पेट एकदम फूला हुआ है, और उसके हाथ पैर जो है पूरे एकदम पतले हैं। ગુજરાતીમાં આપણે કહેવત છે કે हाथ पग उसके जो है वो एकदम काकड़ी जैसे है, और उसका पेट जो है वो गागरडी, मतलब हाथ पैर उसके एकदम सूखे हुए हैं, और पेट जो है वो एकदम बड़ा सा है। तो ये जो दो बच्चे हैं वो कोशियर कोर से पीड़ित है। मेजर यहाँ पे प्रोटीन का डिप्राइवेशन होता है। प्रोटीन उसके अंदर, बॉडी के अंदर बिल्कुल स्टोरेज नहीं होता, और बच्चे जो एकदम जन्म के तुरंत बाद या फिर 1 आध साल तक बहुत ही ज्यादा अगर वो बच्चे रोते रहते हैं, तो उसके कारण भी उसको ये रोग होने की संभावना रहती है। हालांकि अभी डेवलप्ड कंट्री में इतना उसका प्रिविलेंस नहीं देखने को मिलता है, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत से बच्चे कोशियर कोर से पीड़ित रहते हैं, और उसके बॉडी के अंदर अल्ब्यूमिन जो है वो भी ज्यादा संचित नहीं होता। उसके रक्त में, ब्लड के अंदर अल्ब्यूमिन की कमी होती है, जिसके कारण
उसको जनरलाइज या किसी एक पोर्शन के ऊपर शोथ इडिमा देखने को मिलता है। और पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उसके बॉडी के अंदर सबक्यूटेनियस जो फैट होती है वो बिल्कुल उसका लॉस होता है, और साथ ही में उसका मसल मास जो है वो भी टोटली लॉस रहता है। तो ये दो डिसीज की हमने बात की। तो इन दो डिसीज से अगर हमें आगे बढ़ना है, उसको बच्चे को उसमें से निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, क्या उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, उसकी अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी, मतलब बच्चे के अंदर अगर पानी की लिक्विड की अगर कमी है तो उसको ORS, ग्लूकोज, प्लेन वाटर, नारियल पानी, कैसे भी करके उसके बॉडी का हाइड्रेशन जो है वो हमें बढ़ाना है। बच्चा जब जन्म लेता है तो अप टू द 6 मंथ, 6 महीने का जब तक बच्चा हो जाए तब तक वो टोटली उसकी माता जो है उसका ही उसको ब्रेस्ट मिल्क मिलना चाहिए। उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क के साथ जो भी एसोसिएट जो फूड है वो 6 महीने के बाद ऐड करने चाहिए। हम सब जानते हैं बच्चे के लिए माँ का जो दूध है वही संतुलित और कंप्लीट फूड है, पर्याप्त है उसके लिए, बाकी ऊपर से और कुछ देने की जरूरत नहीं है। बच्चे की छोटा बच्चा जो जन्म के बाद उसके जो भी वैक्सीनेशन है, जैसे एट द टाइम ऑफ बर्थ उसको जो वैक्सीन लगानी है, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, जो भी हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके मुताबिक हमें बच्चे को इम्यूनाइज्ड करना है। और अगर ये दो डिसीज या फिर और भी कुछ माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स बच्चे के अंदर देखने को मिले तो उसका एज अर्ली एज पॉसिबल उसको डायग्नोस करके फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तब जाके हम बच्चे को आगे के स्टेज में नहीं पहुंचने देंगे और बच्चे का कहीं ना कहीं हम जीवन जो है वो बचा सकेंगे। साथ ही में बच्चे को जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत है वो भी उसको हमें प्रोवाइड करना चाहिए। तो पहले हमने बात की छोटे बच्चों की, जिसमें हमें प्रोटीन, एनर्जी, माइल्ड न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे एडल्ट्स की। तो ऐसा नहीं है कि माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ बच्चों में ही देखने को मिलता है। हालांकि अप टू द 75% वो सिर्फ बच्चों में ही मिलता है, बट अगर हम 25% की बात करें तो एडल्ट में भी ये चीज देखने को मिलती है। तो अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी PEM एडल्ट में कब देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात है केचेक्सिया। जो एडल्ट है, जो बंदा जो है वो एकदम लीन एंड थीन हो जाता है, उसका फेट जो है वो टोटल लॉस हो जाता है, उसका मसल मास जो है वो एकदम देखने को नहीं मिलता। तो ये कब होता है? क्रोनिकली इल पेशेंट में। और पेशेंट जो है वो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने या उससे ज्यादा समय से हॉस्पिटलाइज्ड है, जो कि जनरली कैंसर जैसे डिसीज में देखने को मिलता है या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस के पेशेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि उसको नॉर्मल जो डाइट है वो ले नहीं पा रहा है, उसको कहीं ना कहीं हमें ऊपर से ही, बाहर से ही उसको न्यूट्रिशन देना पड़ता है। इसके कारण वो सेकेंडरी PEM उसमें देखने को मिलता है। अब हम नीचे 2 पिक्चर है, इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है, जो जेंट्स जो है वो डाइट को, खुराक को मना कर रहा है, जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। मतलब लाइफ में एक ऐसा पीरियड आता है जब बंदे को जो नेचुरल जो उसकी भूख लगती है, दिन में 3 टाइम उसको खाना होता है, तो वो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है और उसको अंदर से खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। ये फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली टेंशन, डिप्रेशन के कारण भी हो सकता है, जिसके कारण बंदा क्या करता है कि खुद को खुराक से अलग कर लेता है और विलिंगली वो स्टारवेशन के, मतलब खुराक उसको नहीं खाना है। तो अगर ये पीरियड लंबा चला
2-3 दिन ठीक है, बट अगर वो 8-10 दिन तक, एकाध महीने तक अगर अच्छे से खुराक नहीं ले रहा, तो उसके अंदर भी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जो कि सिमिलर है फर्स्ट जो है प्राइमरी पीईएम उससे ही सिमिलर है। जैसे उसका सबक्यूटेनस फैट उसका कम हो जाएगा, मसल जो टोन है वो वीक हो जाएगा, मसल मास जो है वो देखने को अच्छे से नहीं मिलेगा, और बंदा जो है एकदम लीन एंड थिन, दुबला पतला हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें, उस सेकंड पिक्चर में जो वो लेडी है वो बुलिमिया नर्वोसा पेशेंट जो है वो एक बार खुराक ले लेता है, पहले तो वो खुराक के लिए मना करेगा, अगर हम उसको उसके जो रिलेटिव है वो उसको फोर्स करेंगे, जो डॉक्टर उसको फोर्स करेगा तो वो खुराक ले लेगा, बट कहीं ना कहीं फिर उस खुराक को वो वोमिट कर देगा। इसके कारण भी उसको क्योंकि खुराक अगर बॉडी में टिका नहीं, उसका अगर बॉडी में डाइजेशन नहीं हुआ, अगर उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो वो डाइट जो है खुराक है वो बंदे के लिए कोई काम का नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं फिजिकल के साथ साथ मेंटली इन्वॉल्वमेंट भी हमें देखने को मिलता है। बंदा जो है वो जिसको आयुर्वेद में मानसिक अरुचि बोलते हैं, उसको खुराक जो है वो लेना ही नहीं है। अगर हम उसको जबरदस्ती खुराक लेंगे तो वो उसको वोमिट कर देगा, उसको बॉडी में से बाहर निकाल देगा। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो उसको कहीं ना कहीं फार्माकोथेरापी मतलब उसको टेबलेट, सिरप ऐसे मतलब दवाई देकर, ओरली उसको मेडिसिन देकर उसको हमें ठीक करना चाहिए। उसके साथ साथ ही उसका हमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना भी बहुत ही आवश्यक है। वो एनोरेक्सिया का पेशेंट रहा या वो बुलिमिया का पेशेंट रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल इन्वॉल्वमेंट जो है ऐसे डिसीज में ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर ये पीरियड लंबा चला, बंदा जो है वो खुराक नहीं ले रहा, अगर उसको जबरदस्ती खिलाए तो वो उसको वोमिट कर देगा, अगर ये महीने 1.5 महीने तक चला तो वो कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में चला जाएगा। तो ये कंडीशन नहीं आए उसके लिए हमें साइकोलॉजिकल भी उसको काउंसलिंग करना है, उसको अच्छे से जो उसको पसंदीदा उसका जो खुराक है वो हमें बना कर खिलाना है उसको। उसको अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी, टेंशन है तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें उसको रिलीफ मिले, तो काउंसलिंग से भी, या फिर उसको एंटी डिप्रेशन जो दवाई रहती है जिसको टीसी है या फिर SSRIs भी बोलते हैं, तो ऐसी दवाई देकर भी उसको हमें एनोरेक्सिया नर्वोसा में से बाहर निकालना है। तो ये सब चीजें जो है वो हमें प्राइमरी रूप में ध्यान रखनी है। वो अगर हम ध्यान रखेंगे तभी अंडर न्यूट्रिशन में से किसी बच्चे को या फिर किसी एडल्ट को हम बाहर निकाल सकेंगे। लास्ट की जो स्लाइड है कि आज के समय में भी अगर किसी छोटे बच्चे को, किसी बड़े बंदे को अगर 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा, तो ये बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है। ये पूरी मानव जात के लिए बहुत ही कलंकित चीज है। बट बेसिकली बच्चे जो है उसको अच्छे से फूड मिलना चाहिए, उसको पोषण तत्व से जो आवश्यक है वैसा हेल्दी डाइट मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें भूख जो है, हंगर जो है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है। तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उसको कहीं ना कहीं अनडेवलप्ड कंट्रीज को फूड सप्लीमेंट के लिए उसको फाइनेंशियल भी हेल्प करना चाहिए, और वो जो फूड है वो उसका जो प्रोवाइड करना है, तो वो जो चेन बनती है वो भी अच्छे से बननी चाहिए, ताकि जो फूड ऊपर से आता है वो आखिर तक अच्छे से सप्लाई हो जाए। तो ये एक नोबल कोज है, और अगर इसके बारे में हम अच्छे से सोचेंगे, इसके ऊपर कुछ अगर हम वर्क करेंगे
तभी आज का हमारा जो अंडर न्यूट्रिशन का टॉपिक है उसको हमने अच्छे से समझा है, तभी वो चीज वहां पर हमारे लिए उपयोगी साबित होगी। आखिर में आपने अपना कीमती समय दिया, अच्छे से प्रेजेंटेशन को देखा और समझने की कोशिश की, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू।